हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इको का अपना लास्ट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट को। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स जहाँ पर हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यानी कि जो भी हमारा जो बाहर से हमारा जितना ट्रांजैक्शन रहता है हम उसका यहाँ पर बैलेंस करेंगे। यानी हम ये देखेंगे यहाँ पर कि वो भाई डेफिसिट है, सरप्लस है या फिर हमको बैलेंस्ड हो रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए अब हम चलते हैं उसकी साइड पे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एक और बात आपसे कहनी थी, पैसिमिस्ट होते ना, पैसिमिस्ट निराशावादी, सी ऑलवेज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। हर एक अपॉर्चुनिटी में उनको डिफिकल्टीज नजर आती है, बट द ऑप्टिमिस्ट सी अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। लेकिन जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं माने जो आशावादी होते हैं वो हर एक डिफिकल्टी में भी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही बनिए, ऐसे ही कोशिश कीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक की साइड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले तो ये समझना भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट होता है ना, ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इट मीन्स मनी में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है दो कंट्री के बीच में, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में, उसका ये स्टेटमेंट होता है, उसका ये लेखा जोखा हमको लिखना पड़ेगा ना भाई। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छे समझ रहे होंगे स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है। ठीक है भाई, हमें ये नहीं पता होगा कि हम ये जो ट्रांजैक्शन है कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हो रहा है, तो हमें आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, इसलिए हमें ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने पड़ते हैं। समझ गए आप मेरी बात को। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हमने जो भी एक सर्च किया तो 4 तरीके के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं इसमें। एक तो होता है विजिबल आइटम का, जो दिख रही हैं गुड्स, है ना, जब वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस करेंगी हमारी इंडिया की तब वो विजिबल होंगी, दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये वो होंगी जो ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम, या फिर ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम कौन से होते हैं? ये होती हैं सर्विसेज। सर्विसेज कैसे? जैसे डॉक्टर्स जाते हैं वो अपनी सर्विसेज उधर की कंट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं, या वहाँ से यहाँ कोई आ रहा है सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, इस टाइप की सर्विसेज। या बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज आपको पता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे, ये हो गए इनविजिबल सर्विसेज। या फिर हुए हैं यूनिलेटरल। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? जो वन साइडेड होते हैं। वन साइडेड जैसे कि किसी ने हमें गिफ्ट दिया, डोनेशन दे दिया, ठीक है, और किसी भी तरीके से कोई एड करे, वन साइडेड होंगे। सेकंड तरफ से कुछ भी उसके बदले का हमारे पास कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इधर से जा रहा होगा या उधर से आ रहा होगा, वो यूनिलेटरल होते हैं। या फिर कैसे होंगे? या फिर होंगे कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। कैपिटल ट्रांजेक्शन माने एसेट्स का ट्रांजेक्शन, कैपिटल एसेट्स का ट्रांजेक्शन, उसकी ओनरशिप का ट्रांजेक्शन। तो ये 4 तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी कि बीओपी में आते हैं। ठीक है, चलते हैं और थोड़ा सा आगे। ये जितने भी ट्रेडिंग यानी कि जो विजिबल आइटम होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है जो हम बता रहे हैं आपको। इसे क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। गुड्स क्या ये है? गुड्स जो दिखती हैं, जो चीज़ें हैं, फिर से समझे मेरी बात को, जो चीज़ें दिखती हैं वो गुड्स हैं, और गुड्स के जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो विजिबल आइटम में जाता है, और उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT। ठीक है, ट्रेड इनविजिबल आइटम में सर्विसेज आएंगी, यूनिलेटरल में वन साइडेड आएंगे, और कैपिटल एसेट्स में यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी। अब चलते हैं भाई, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने स्टेटमेंट तो आपको बता दिया, ये बनता कैसे है। ठीक है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन वैसे भी हम बता देते हैं। एक जैसे अपन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे ना, रिसीट्स ऑन पेमेंट, यहाँ पे हम बना दें उसी को BOP का अकाउंट। ठीक है? अच्छा, जैसे हम रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट का जस्ट अपोजिट कर देंगे, ये हो गया डेबिट साइड पे और ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड पे। और समझे बात को? अभी आप लोग कह रहे होंगे डेबिट और क्रेडिट, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होंगे उनको समझ नहीं आता है, लेकिन बाकी को सबको समझ में आ जाता है। डेबिट मतलब आउटफ्लो, मतलब हमारे पास से यहाँ से जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा, आउटफ्लो होगा।
तो वो सारी चीज़ें हम डेबिट में डाल देंगे। जितना जाएगा, जो आएगा इनफ्लोस, वो हम कहाँ डालेंगे? क्रेडिट में डालेंगे। यानी कि ये साइड डेबिट की है और ये साइड क्रेडिट की होती है। समझ गए मेरी बात को इतनी? ये साइड कौन सी होगी? ये डेबिट की होगी। ये साइड कौन सी होगी? क्रेडिट की होगी। ठीक है। अच्छा, और भी कुछ इसमें भी समझा दें। जैसे अब हम बनाएंगे भाई, स्टेटमेंट बना लें, इसको यहीं पे बना देते हैं। एक छोटा सा, जैसे हम यहाँ बना रहे हैं आपका एक बीओपी का स्टेटमेंट बनाते हैं, बड़ा सा बना देते हैं। देखो, इसमें दो अकाउंट यहाँ मेन होते हैं। एक तो होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी के पार्ट हैं। जैसे बीओपी का अकाउंट हम बना रहे हैं तो यहाँ पे पहले तो बन जाएगा वही करेंट अकाउंट बन जाएगा और नीचे बन जाएगा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। रूल दोनों में सेम होंगे कि इधर साइड पे हम क्या, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। यहाँ पर सब ये आउटफ्लो, माने हमारे पास से जो चला गया, और ये इनफ्लोज होंगे, जो आ गया ये आउटफ्लो होंगे, ये इनफ्लो होंगे। है बिल्कुल सेम, पर दोनों अकाउंट इस तरीके से बनते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब चलते हैं हम करंट अकाउंट की साइड पे। करंट अकाउंट में देखते हैं कि करंट अकाउंट में हमारा क्या क्या आता है। अच्छा, और चीज़ बता देते हैं एक और, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम भी बना तो रहे हैं अकाउंट, इसके जो रिजल्ट्स आते हैं, देखो एक तो होगा सरप्लस का, नहीं सबसे पहले बैलेंस। बैलेंस मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, फिर होता है एक सरप्लस, माने हमको फायदा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? डेबिट हमारे कम है और क्रेडिट हमारे ज़्यादा है भाई। ठीक है, आज ज़्यादा रहा है, जा कम रहा है हमारे पास से पैसा, मनी, सरप्लस हो गया। एक होता है डेफिसिट का, अपोजिट कर दो इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्या होगा? डेबिट ज़्यादा होगा, क्रेडिट कम हो जाएगा। ठीक है, खर्चे हमारे ज़्यादा हो रहे हैं और हमारी इनकम कम हो रही है। सीधी सीधी बात को समझते हैं अपना आराम आराम से। अब समझ आई मेरी बात इतनी? यहाँ तक इतने बात सब आपको क्लियर हो गए? अब चलते हैं हम सीधे सीधे अपने करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की साइड चलते हैं। चलते हैं भाई आगे और देखते हैं भाई ये करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये क्या है। चल, तो देखिए हमने आपको बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है इसमें करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और बताए थे 4 ट्रांजैक्शन बताए थे। एक तो बीओटी विजिबल आइटम का, एक इनविजिबल, और एक होते यूनिलेटरल और होते कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है। अच्छा, कैपिटल गुड्स का। ठीक है, अब देखो ये जो 3 हैं, 1 2 3, ये तो आते हैं तीनों करेंट अकाउंट में। ठीक है, और जो कैपिटल ट्रांजैक्शन रह गया वो आता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। फिर से बात समझें, ये जो 3 है विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स और यूनिलेटरल, ये तो तीनों आते हैं किसमें? करेंट अकाउंट में। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल गुड्स ही आती हैं। समझ गए मेरी बात को इतना? अब चलते हैं, देखो करंट अकाउंट। फिर आप कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे पहचानेंगे करंट अकाउंट, मतलब क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि करंट अकाउंट में हम सिर्फ उन चीज़ों को लेते हैं जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी किसी भी कंट्री की होती है, उसको इम्पैक्ट नहीं करती हैं। समझ गए? करंट अकाउंट में कौन सी गुड्स होती है? जो किसी भी तरीके से एसेट्स और लायबिलिटी जो भी हमारी कंट्री की होती है उसको किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करते। माने करंट अकाउंट में यहाँ पे जैसे विजिबल गुड्स का ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है, ऐसे इनविजिबल गुड्स का ट्रांजैक्शन हो गया, पैसा आ गया चला गया, फ्यूचर के लिए कोई क्लेम नहीं है किसी भी तरीके का, कोई एसेट्स लायबिलिटी हमारी क्रिएट नहीं हो रही है इससे। यूनिलेटरल से भी ये तो वन साइडेड होते ही होते हैं, कोई बात ही नहीं है कैसी भी। क्लियर है? अच्छा, कैपिटल अकाउंट और आपको हाथों हाथ समझाना तो अपने आप डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। एक और चीज़, करंट अकाउंट की ये चीज़ें आ जाती हैं अक्सर के पेपर में कि बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ अलग अलग हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो सिर्फ विजिबल गुड्स आएंगे, सिर्फ विजिबल आएंगे, और करंट अकाउंट में ये तीनों आ रहे होंगे। समझ गए? तो हाँ, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में।
है ना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल गुड्स आएंगे और करंट अकाउंट में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल तीनों चीजें आती हैं। समझ गए? चलो कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ेगा एसेट्स पर और लायबिलिटीज पर। या तो एसेट बढ़ रही होंगी या कम हो रही होंगी 100%, या फिर लायबिलिटी हमारी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, और फ्यूचर का क्लेम भी होगा, फ्यूचर क्लेम भी होगा। तो इसका मतलब दिमाग में बात आती है कि जो हैवी हैवी मशीनरीज और गुड्स वगैरह, वो मशीनरीज की बात करते हैं, प्लांट मशीनरी अगर हमारे यहाँ आ रही हैं तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में जानी चाहिए? नहीं, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे। वो तो गुड्स की कैटेगरी में, यहाँ विजिबल गुड्स है, यहाँ आ जाएंगी बैलेंस ऑफ ट्रेड में। यहाँ कौन सी गुड्स आएंगी या कौन सी कैपिटल आएगी? जो फ्यूचर क्लेम कर रही हो, जिससे हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही हो या कम हो रही हो, लायबिलिटी बढ़ रही हो या फिर हमारी कम हो रही हो। ठीक है, इस टाइप के ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं? बोरोइंग्स जैसे, है ना। अगर हमने बाहर की कंट्री से बोरो कर लिया कुछ भी तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है ना, बढ़ी नहीं बढ़ी हमारी? अब इन फ्यूचर हम उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इस टाइम भी एसेट भी बढ़ गई, है ना, इस टाइम पे हमारे पास फंड भी आ गया, लेकिन हमारी लायबिलिटी भी बन गई कि हमको वी हैव टू पे बैक दिस। ठीक, इसके कुछ कंपोनेंट्स जैसे प्राइवेट ट्रांजैक्शन किया हुआ है, किसी भी एक कंपनी का पर्सनली हमने उसको ट्रांजैक्शन किया और मतलब आपस में किया हुआ कि हम आगे जाकर के उसको पेमेंट करेंगे या फिर वो हमको आगे जाकर के पेमेंट करेगा। ऐसे ऑफिशियल ट्रांजैक्शन बाय गवर्नमेंट, ये वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन किया है, अभी कुछ भी लेन देन हुआ है और लेन देन के बाद इन फ्यूचर उसका पैसा दिया या लिया जाएगा। ठीक है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, फॉर एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो पार्ट है, एक तो पोर्टफोलियो विजिबल है ना कैमरे से, पोर्टफोलियो, और एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अंतर क्या है? देखो सीधी सी बात है, बाहर की कंपनी ने हमारे यहाँ एक कंपनी खोल दी। ठीक है, कंपनी खोल दी, उसके बाद उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है भाई कंपनी से। ठीक है, बस उनको आप उनका प्रॉफिट दिए जाओ, उसके बाद आपके नाम से कंपनी यहाँ पर इंडिया में चलती रहेगी। डेट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट तो उन्हीं का ही है ना, लेकिन नाम उनका नहीं है, इन्वेस्टमेंट उनका है, प्रॉफिट भी उनको जा रहा है ना, बाकी हम लोग ले लेंगे, प्रॉफिट उनको जा रहा है। लेकिन एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, नाम भी उन्हीं का ही चलता है। जैसे बहुत सारी इतनी सारी मोबाइल कंपनीज, अभी तो जैसे चाइना पे बैन हो गया, लेकिन जैसे इससे पहले बहुत सारी चाइनीज कंपनीज थी अपने यहाँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट उनका और नाम भी उनका। ठीक है, बस हमारे क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है इससे? आप ये कहोगे फिर क्या फ़ायदा होता है? नहीं, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है यहाँ पे, वो लोग काम करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है कि वो लोग क्या क्या नया से नया कर सकते हैं। इसलिए ये तो इन्वेस्टमेंट कराया जाता है, कोई बात नहीं। हमारी भी कंपनीज बाहर है तो बाहर से भी हमारे यहाँ आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्लोबलाइजेशन इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलते, या ये हुआ हो, है ना, तो क्या होता है, ये भी किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में। या फिर कोई बैंकिंग कैपिटल हो, हमारा यहाँ से अमाउंट बहुत सारा बाहर की बैंक में रखा हो, या बाहर की किसी भी कंट्री का अमाउंट हमारी बैंक में रखा हो, तो बैंकिंग कैपिटल लायबिलिटी बन गई हमारी। ठीक है, एनआरआई डिपॉजिट हो, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनका डिपॉजिट हो यहाँ पर, इसके अलावा बैंकिंग कैपिटल के अलावा, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट दे रखा हो, थोड़े टाइम के लिए ट्रेड करने के लिए क्रेडिट दिया हो या फिर हमने लिया हो। इन सब जितने भी हमने अभी ये बताए, इन सब से आपकी एसेट्स और लायबिलिटी किसी भी कंट्री की इम्पैक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो जब तक किसी भी एसेट लायबिलिटी इम्पैक्ट नहीं होगी, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर लायबिलिटी और कैपिटल, हमारी लायबिलिटी और एसेट्स हमारी किसी भी तरीके से इम्पैक्ट हो रही हैं, तो डेफिनेटली इट शुड गिव इन द कैपिटल अकाउंट। राइट, इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस, ये भी हमने आपको अपने भी बता दिए थे। ठीक है, चलते हैं अब हम इसके नेक्स्ट और एक और स्टेप की साइड पे। तो भाई आगे चलते हैं। तो अब हम बात तो कर रहे हैं बार बार कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये स्टेटमेंट बनेगा, अकाउंट बनेगा, है ना, जिसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा या डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा? बहुत अच्छे से आपको पता हो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी होगी, जहां पर हमारा डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से
मैच हो जाएगा, है ना। कोई सरप्लस नहीं, कोई डेफिसिट नहीं, कोई बैलेंसेस बचाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वो कौन सी कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाए तो नहीं होता ऐसा। भाई एक ना कुछ तो ज़्यादा होगा, इसका मतलब ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा हुए नहीं, ठीक है ना, है। तो इसका यहाँ पर फिर क्या आ जाता है, डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। और डिसइक्विलिब्रियम में क्या होता है, या तो सरप्लस बीओपी होगा या फिर डेफिसिट बीओपी होगा, ठीक है। ज़्यादा हो रहा होगा, है ना, एक्सपोर्ट से हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे होंगे, या फिर गलत बना रहे हैं, ठीक है ना, है ना, कोई भी कंडीशन हो सकती है। अच्छा, अब पॉइंट आ जाता है कि भाई ये कंडीशन क्यों होती है किसी भी कंट्री में, डेफिसिट बीओपी या फिर सरप्लस बीओपी क्यों हो जाता है, कभी कभी आ जाता है पेपर में समटाइम्स। देखो 3 फैक्टर हैं इसमें मेन, जो इसमें अपना रोल प्ले कर देते हैं। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर होता है, और सोशल फैक्टर भी है। इकोनॉमिक फैक्टर मेन है भाई कि ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट पर ज़्यादा खर्चा कर रही है, ठीक है, तो हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे होंगे, हम ज़्यादा चीज़ें मंगा रहे होंगे क्योंकि डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन हो गया, कभी डिप्रेशन हो गया, कभी बूम की पोजीशन आ गई, रिसेशन की कंडीशन आ गई, इकोनॉमिक साइकिल की वजह से। इन्फ्लेशन अगर हो रहा है, इन्फ्लेशन समझ रहे हो, महंगाई बहुत बढ़ गई है, या फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, हम चाहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, ठीक है, नए से नया सामान, नए से नए सामान, नई से नई टेक्नोलॉजी अगर हम सीखना चाहते हैं तो फिर वो डेफिसिट हो जाएगा या फिर सरप्लस हो रहा होगा, ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे होंगे या फिर ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे होंगे। पॉलिटिकल फैक्टर में क्या आ जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है भाई। देखो जो सरकार आई उसने अपने तरीके से शुरू कर दिया सब, ठीक है। इसमें इसका दूसरा पॉइंट भी मिला हुआ है, पॉपुलिज्म पॉलिसीज। यहाँ पॉलिसीज कैसी है, अपने आप को पॉपुलर कराने के लिए आए वो, उन्होंने तुरंत इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, अब आपकी इंपोर्ट ड्यूटी कम, इंपोर्ट पर टैक्स कम हो गए, तो आपने इंपोर्ट करने ज़्यादा शुरू कर दिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से भी डेफिसिट बीओपी या सरप्लस बीओपी हो जाता है, ठीक है। और आ जाते हैं सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर बहुत सिंपल होते हैं भाई, हमारे टेस्ट, हमारे प्रीफरेंसेस में आए दिन चेंजेस होते रहते हैं। फैशन से कोई भी चीज़ निकल गई भाई, वो फिर हमको पसंद नहीं है, फिर वो हम नया मंगाएंगे, यहाँ से नहीं बाहर से मंगाएंगे हम, ये बाहर वाले लोग यहाँ से मंगाते होंगे। तो टेस्ट और प्रीफरेंसेस कंज्यूमर के अक्सर चेंज होते रहते हैं। या फिर क्रॉस बॉर्डर प्रेजुडाइज, इंडिया की बात कर रहे हैं, बॉर्डर को क्रॉस करना क्योंकि वो प्रेजुडाइज है, उसे बंद कर रखा है, तो वो हमें भाई बाहर जाना है, हमारा माल बाहर जाना चाहिए या बाहर से यहाँ आना चाहिए, क्योंकि हमको क्या है, हमको हमेशा से फॉरेन की जितनी भी चीज़ें वो अट्रैक्ट करती हैं। इसकी वजह से बस ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बीओपी डेफिसिट भी आ जाता है और हमारा बैलेंस उसका, और कभी कभी कैसा आ जाता है, ये सरप्लस में भी हो जाता है। अगर हम ये कहें कि वो बैलेंस होगा तो ये तो मैंने बुक्स में लिखा हुआ है, पता है कि हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलते हैं भाई, एक और इसमें टॉपिक रह गया आपके एक चैप्टर में, एक होते हैं एकोमोडेटिंग और एक होते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। तो चलते हैं बस अब उसकी साइड पे। चलते हैं भाई चैप्टर की लास्ट। देखो भाई, ये रह गया ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई फॉरेक्स। ये आरबीआई के पास एक ऑफिशियल रिजर्व होता है जो डेफिसिट बीओपी को या फिर सरप्लस बीओपी को मैनेज करता है, समझ सकते हैं। जैसे सरप्लस हुआ तो रिजर्व में यहाँ पर रखा जाता है पैसा, डेफिसिट हुआ तो यहीं से उस पैसे को निकाल दिया जाता है, इस तरीके से इसको सेट किया जाता है। भाई अभी तो ये क्वेश्चन था ना कि भाई अगर अकाउंट हमारा बैलेंस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डेफिसिट का हो गया, सरप्लस का हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं उसके लिए, तो सरप्लस है तो भाई ऑफिशियल रिजर्व में पैसे जमा कर देंगे, कम हो गया है तो वहीं से भी निकाल लिया जाएगा, और कहाँ से आएगा, समझ गए, ठीक है। अच्छा चलते हैं भाई, एक ऑटोनोमस आइटम होते हैं, एक अकोमोडेटिंग आइटम होते हैं, पेपर में पूछ लेते हैं कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में इसको। बीओपी में ये आइटम, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये आइटम दिखाए जाते हैं। अब हम ये सोचें कि भाई ऑटोनोमस है क्या, है ना। देखो जो ऑटोनोमस होता है, यहाँ पर हम जो काम करेंगे
काम जरूर करेंगे, लेकिन हमारा काम कैसा होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा। हम जो भी काम कर रहे हैं, हमने अगर ट्रांजैक्शन किया है फॉरेन से, तो 100% हमारे दिमाग में ये बात है कि हम इससे पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। समझ गए? प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है यहाँ पर। एकोमोडेटिंग में ऐसा नहीं है, ये प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ये किसी भी तरीके की कंसिडरेशन से एकदम फ्री होता है, या कंसिडरेशन नहीं है बिल्कुल भी। अब कैसे नहीं है भाई, ये कैसे आइटम होते हैं, चलते हैं आगे। ऑटोनोमस में भाई जब प्रॉफिट मोटिव होगा तो इसका मतलब बीओपी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। भाई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर बार हमको प्रॉफिट ही हो जाए, लॉस भी तो होगा, तभी तो डेफिसिट का बैलेंस ऑफ पेमेंट निकलता है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीओपी इम्बैलेंस हो जाता है हमारा, इसकी वजह से हमारा बीओपी इम्बैलेंस होता है, ठीक है। और चलते हैं, इसमें मूवमेंट्स होता है गुड्स का। भाई बाउंड्री को क्रॉस करेंगे हम, बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेंगे, मूवमेंट्स होगा गुड्स का, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में अबव द लाइन शो किया जाता है, पहले ऊपर शो किया जाता है। एकोमोडेटिंग आइटम भी हम बता रहे हैं आपको कि ये बिल्कुल फ्री फ्रॉम कंसिडरेशन होते हैं। अब क्या होता है, देखो बात सुनो, बीओपी में कोई इम्बैलेंस किया है ना, इम्बैलेंस किया, जैसे माना हमने यहाँ से हमने एक 1 करोड़ रुपए का लगा हो गया। अब 1 करोड़ रुपए का हमने यहाँ से माल भेजा था या वहाँ से आया, जो भी वॉट एवर गुड्स खरीदी गई, फ़ायदा हो गया हमको, जैसे हमारा 10,000 रुपीज़ का, यहाँ से 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया, सोचो लॉस हो गया, हमारा हो गया यहाँ पर लॉस। अब क्या होगा, इस कंपेंसेशन को पूरा कौन करेगा, तो वो पूरा करता है ये एकोमोडेटिंग आइटम, यानी कि इससे ये अराइज हो जाता है, ये अपने आप में कुछ नहीं है, ये इससे निकल के आता है कि ये तो काम कर रहा है, काम के बदले का जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसे कौन राइट ऑफ करेगा, वो ये करता है पूरा, ठीक है। इसीलिए इसमें कोई मूवमेंट्स नहीं होता गुड्स का, इसमें गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं होता, बल्कि ये तो जो हमारा ऑफिशियल रिजर्व है ना, इसको यहाँ पर इसको कंप्लीट करता है, इसको पूरा करता है। जैसे अभी बताया ना 10,000 रुपये का लॉस हुआ, तो लॉस को यहाँ पर ये पूरा करेगा। कहाँ से आएगा ये आएगा एकोमोडेटिंग आइटम से, ठीक है। तो एकोमोडेटिंग आइटम में किसी भी गुड्स का कोई भी ट्रांजैक्शन लेन देन नहीं किया है, तो ये सिर्फ कंपेंसेट करने के लिए है, सिर्फ कंपेंसेट करने के लिए, विदाउट कंसिडरेशन, समझ गए। इसीलिए इसको ये बिलो द लाइन आता है, भाई ये ऊपर हो गया तो ये अबव द लाइन, और ये आ जाता है बिलो द लाइन। समझ गए मेरी बात को, फिर से बता देते हैं। ऑटोनोमस आइटम जो होते हैं वो आइटम है जो प्रॉफिट मोटिव होते हैं, हम कोई भी काम करेंगे वो प्रॉफिट को देखते हुए करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉफिट नहीं देखेंगे, बल्कि हुए हुए जो लॉस हो गया है हमारा, है ना, या प्रॉफिट हो गया है या लॉस हो गया है, उसको हम यहाँ पर राइट ऑफ करेंगे, उसे पूरा करेंगे, ठीक है। हम घर बनवा रहे हैं एक नया, यहाँ पर तो हम नया घर बनवा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हम उसी घर को हम यहाँ पर रिपेयर करेंगे, उसी घर को रिपेयर करेंगे, उसमें जो टूट फूट हो गई है या उसमें और कोई प्रॉब्लम हो गई उसे हम ठीक करेंगे, नया घर नहीं लेंगे। समझ गए मेरी बात को, ये इससे ही अराइज हो जाता है, ये इससे अराइज हो जाता है। चलते हैं भाई, तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम है तो आखिर फिर हम बीओपी करते ही क्यों है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मत करो ना, सिग्निफिकेंस कुछ फ़ायदे हैं भाई, फाइनेंशियल स्टेटस हमारा पता चलता है, और सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हम कैसे हैं, हमारी पोजीशन कहाँ है। अगर क्लास में आपके एग्ज़ाम्स ना हो तो आपका स्टेटस आपको पता ही नहीं चलेगा, कितने पानी में है भाई, कितने बच्चे हमसे आगे हैं, समझ गए। हम बैकवर्ड हो रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम कुछ डेवलप भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से इनकम आती है, भाई सामान भेजो, बेच क्यों नहीं रहे हो बाहर सामान, वहाँ से हम इनकम हो जाएगी हमारी अच्छी खासी। जरूरी थोड़ी है कि इसी सर्कल में कुएं के मेडल जैसे बन जाओ, ठीक है ना, बाहर भी तो निकलो। एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होना चाहिए हमेशा, ठीक है। मार्केट पोटेंशियल एक और बहुत अच्छी चीज़ आती है, मार्केट की पोटेंशियल माने होता है कैपेबिलिटी, आपके अंदर है, आप कर सकते हो, है ना। अब क्या होता है, बस थोड़ी सी गाइडलाइन की जरूरत होती है, जैसे अब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ तो आप ही रहोगे ना बच्चे, पढ़ेंगे तो आप ही लोग ना, है ना, लेकिन ये कि बस हमने थोड़ा सा बता दिया, पोटेंशियल सबके अंदर होता है,
बस उसको निखारने भर की देर होती है। तो मार्केट के पोटेंशियल के बारे में हमको पता चल जाता है, कितना मार्केट है, कितना हम सामान बेच सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं, क्या नया हम कर सकते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में। और आ जाता है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। भैया तो गवर्नमेंट सेट करती है हमारी। तो लास्ट चैप्टर में जैसे हमने फॉरेन एक्सचेंज में बताया था, तो फॉरेन एक्सचेंज में हमने बता दिया था, उसके हिसाब से यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसीज़ और फिस्कल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अपनी सेट कर लेती है ना, मार्केट में डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के अकॉर्डिंग। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। और ऑल्सो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे इको की एक रिवाइज सीरीज के साथ। ठीक है, इको का एक बार रिवाइज सीरीज करा देंगे, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके चिल्ड्रन, रिवाइज करिए, अच्छा कीजिए, टेक केयर, गुड बाय।